नमस्कार। झारखंड विधानसभा द्वारा प्रसारित इको टॉक के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले देश विदेश के आर्थिक समाचारों पर प्रकाश डालेंगे और कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ी अवधारणाओं के बारे में। इस चर्चा में हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे श्री एम.ए. हक साहब। श्री एम.ए. हक साहब दिल्ली केंद्रीय विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर हैं तथा आर्थिक विशेषज्ञ भी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले करते हैं इस सप्ताह के देश विदेश के प्रमुख आर्थिक समाचारों से। बुधवार को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर की अडानी ग्रुप में निवेश करने वाले 3 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के अकाउंट NSDL द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। इससे एक दिन में अडानी ग्रुप के शेयरों में 5 से 25% की गिरावट दर्ज हुई। साथ ही इस घटना से मॉरिशस अवस्थित टैक्स हेवन और देसी संस्थागत निवेश के विषय को एक बार फिर प्रश्नों के घेरे में ला खड़ा किया है। CPI अर्थात कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापी जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति की दर पिछले 6 महीने के उच्चतम स्तर 6.3% पर दर्ज की गई है। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर मुद्रास्फीति की दर 12.94% के रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज की गई। सरकार ने DAP पर सब्सिडी में 140% की वृद्धि करते हुए प्रति बैग 1200 रुपये सब्सिडी की घोषणा की है। साथ ही अन्य नन यूरिया फर्टिलाइजर में भी सब्सिडी दर बढ़ाई गई है। चालू वित्तीय वर्ष के जून माह तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 1,85,871 करोड़ रुपये है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से लगभग 100% अधिक है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने अपने ताज़ा प्रेस रिलीज में घोषणा की है कि भारत में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 81.72 अरब डॉलर रहा, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 10% अधिक है तथा वर्तमान में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 604 अरब डॉलर रहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लंबित डीप ओशन मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसके अंतर्गत 6000 मीटर की समुद्री गहराई तक जाने वाली सबमर्सिबल व्हीकल का विकास किया जाएगा, ताकि समुद्र की गहराई में माइक्रोब्स, मिनरल्स, प्रीसियस मेटल्स के खोज के अलावा ओशन बायोलॉजी तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर इनका औद्योगिक इस्तेमाल किया जा सके। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्टूडियो में स्वागत करते हैं हमारे आर्थिक विशेषज्ञ श्री एम.ए. हक साहब का। अभी एक बहुत ही ताज़ा विषय जो कि अखबारों की सुर्खियों का भी बिंदु बना हुआ है तथा लोगों के जनजीवन को भी प्रभावित करता है, डे टू डे लाइफ में भी इफ़ेक्ट करता है, वैसा ही एक अर्थव्यवस्था का शब्द है इन्फ्लेशन। तो आज हम हक साहब से इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा हक साहब से पहला सवाल होगा, मुद्रास्फीति क्या है? नमस्कार। अगर हम महंगाई बढ़ने की जहाँ तक बात करते हैं तो महंगाई जो है वो 2 कारणों से बढ़ सकती है। पहला कारण ये हो सकता है कि आप किसी भी सामान या वस्तु की आप लेना चाहते हैं, परंतु उसकी सप्लाई पूर्ति जो है वो कम होती है, तो ऐसे स्थिति में आप अधिक से अधिक पैसा दे करके उसे खरीदना चाहते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो एक कारण होता है महंगाई के वृद्धि का, कि अगर हम किसी वस्तु या सेवा के निर्माण में अगर उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली है कि उसकी महंगाई बढ़ जाती है। तो मेनली 2 कारण से महंगाई बढ़ती है। अगर हम इसको थोड़ा और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु की तुलना में जो मनी है, जो करेंसी है, उसका वैल्यू घटता है। मुद्रास्फीति इसका नाम है। मुद्रास्फीति में स्फीति शब्द का मतलब होता है विस्तार। तो मुद्रा का विस्तार दाम में वृद्धि के साथ किस प्रकार से संबंध रखता है? बिल्कुल संबंध रखता है। जब हम मुद्रा की विस्तार की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी करेंसी है, जो हमारी मुद्रा है, वो बढ़ती है।
उसकी छपाई बढ़ती है, उसकी जो फ्लो है वो बढ़ता है, लेकिन जो हमारे वस्तु और सेवा है वो तो उतना ही रहते हैं। इसीलिए ऐसे स्थिति में क्या होती है कि जब मुद्रा का प्रसार होता है और उस मुद्रा से हम किसी वस्तु या सेवा को लेना चाहते हैं जो कि स्थिर है, तो ऐसे स्थिति में आपको अधिक पैसे दे करके उसे लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड मुद्रास्फीति। आपने जरूर अपने दादा, पिताजी इत्यादि लोगों से कभी ना कभी ये सुना होगा कि हमारे ज़माने में ये चीज़ें इतनी सस्ती थी या इतने दाम में मिलती थी, परंतु जब हम आज उसको देखते हैं तो ऐसे स्थिति में हम देखते हैं कि वो दाम काफ़ी बढ़ गया। उदाहरण स्वरूप अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2010 में जब गोल्ड का रेट लगभग 25,000 रुपये पर 10 ग्राम रहा होगा, और जब आप आज खरीदने जा रहे हैं तो 50,000 पर ग्राम है, तो गोल्ड तो आप 10 ग्राम ही ले रहे हैं, लेकिन आपको जहां पहले 25,000 का नोट देना पड़ रहा था, अब आपको 50,000 का नोट देना पड़ रहा है, यानी कि वैल्यू ऑफ मनी इसमें डिक्रीज करती है। तो मुद्रास्फीति बेसिकली इसी को हम कहते हैं कि इसके वजह से महंगाई बढ़ गई या चीज़ें महंगी हो गई। इसी कड़ी में हक साहब, हमारा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि मुद्रास्फीति की दर क्या है और इस आधार पर इसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है। जब भी हम कभी प्रतिशत में वृद्धि की बातें को करते हैं तो हमें किसी एक चीज को बेस बनाना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में जब भी हम महंगाई के बारे में कैलकुलेशन करते हैं तो हम सामान्य रूप से इस बात का ध्यान रखते हैं कि लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, इस मंथ में टोटल सर्विस और टोटल गुड्स का कुल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या था, और इस वर्ष करंट ईयर में उसी मंथ में उस समस्त गुड्स और सर्विस के एवरेज कॉस्ट क्या है। इन दोनों का डिफरेंस करके जब हम इसे प्रतिशत के रूप में निकालते हैं तो हम इसे इन्फ्लेशन की दर कहते हैं। तो इन्फ्लेशन की दर हमें हमेशा इस मंथ का जब हमें प्राप्त होता है तो वो पिछले ईयर के उसी मंथ से हम इसे कंपेयर करते हैं। इन्फ्लेशन की दर के हिसाब से इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये नाम जो है वो मनुष्य की गति के साथ हम लोग जोड़ते हैं। इन जनरल जब किसी भी देश में इन्फ्लेशन की दर 0 से 3% तक रहती है तो उसे हम रेंगती हुई इन्फ्लेशन कहते हैं। जब 3 से 10% के बीच में रहती है तो उसे वॉकिंग या चलती हुई इन्फ्लेशन कहते हैं। 10% से लेकर के 20% के आसपास होती है तो उसे हम रनिंग इन्फ्लेशन के रूप में कहते हैं। 20% से अधिक होती है तो हम उसे कूदती हुई इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं, और जब इन्फ्लेशन की दर 100% से अधिक हो जाती है तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेशन जो है इस प्रकार के नामांकन के साथ आगे बढ़ता है। इसी कड़ी में हमारा तीसरा सवाल हक साहब आपसे ये है कि इन्फ्लेशन किसी व्यक्ति की आय या राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव डालता है। इन्फ्लेशन से किसी व्यक्ति की आय, किसी राष्ट्र की आय और उनके विकास का सीधा संबंध होता है। अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन जो है वो महंगाई की दर को प्रदर्शित करती है, यानी पिछले वर्ष उस महीने की तुलना में इस वर्ष उसी महीने में वस्तु और सर्विस का दाम में कितनी वृद्धि हुई है। अगर मान लीजिए कि इन्फ्लेशन का रेट 5% है तो इसका मतलब ये होगा कि 100 रुपये जहाँ पिछले ईयर था तो इस ईयर उन समस्त वस्तु जो आप उपयोग कर रहे हैं दैनिक में उनका दाम हो गया 105 रुपये। अब समझिए कि अगर आपका इनकम उस रेट से बढ़ता है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, उस रेट से नहीं बढ़ता है तो आप पीछे जा रहे हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कि अगर मान लीजिए कि आपकी तनख्वाह अगर 1,000 रुपये था और पिछले वर्ष और इस वर्ष यदि वो 1,000 रुपये से आगे बढ़ करके
1100 रुपये हो गया। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से तो जो चीज़ें बढ़ी वो 1050 5%, लेकिन आपका तनख्वाह जो है वो 10% से बढ़ा, तो आपका विकास हो। इसी तरह से अगर देश में हम कहें कि अगर देश की जीडीपी 6% से बढ़ी जबकि इन्फ्लेशन जो है वो 5% से इंक्रीज हो रहा था, तो ऑब्वियसली है कि हमारे यहाँ 1% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ सामने दिखती है। ठीक इसके विपरीत भी अगर कह सकते हैं कि अगर इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रही है, यानी महंगाई जो है वो 5% से बढ़ रही है, जबकि आपकी तनख्वाह या किसी भी राष्ट्र की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5% से कम से होती है, तो ऐसे स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र का विकास की जगह पे उसका ह्रास होता है। जिस प्रकार अभी हमने इन्फ्लेशन में इंक्रीज की बात कही, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन या और भी कई तरह के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से यदि किसी भी वर्ष में एक निश्चित माह में पिछले वर्ष की तुलना में उसी निश्चित माह के तुलना में यदि इन्फ्लेशन की दर नकारात्मक होती है तो हम उसे डिफ्लेशन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि मई 2020 में किसी भी वस्तु और सेवाओं का समुच्चय मूल्य 100 रुपये रहा और इस वर्ष 2021 के मई में इसके समुच्चय मूल्य 98 रुपीज़ रहे, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर इन्फ्लेशन की दर -2% है और यही डिफ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन होने से राष्ट्र के विकास की जो दर है वो कम होती है, लोगों के पास रोजगार की कमी आ जाती है और आर्थिक रूप से जो देश है वो धीमी गति से या नकारात्मक गति की तरफ आगे बढ़ती है। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, इन दोनों को नियंत्रित करने की प्रमुख संस्था सेंट्रल बैंक यानी भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर अपने मौद्रिक नीति के माध्यम से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, उसमें वृद्धि या कमी करने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत वह रेपो रेट्स, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर जैसे बहुत सारे उपकरणों का प्रयोग करती है। इसके साथ साथ एक और शब्द आता है कोर इन्फ्लेशन, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि यदि इन्फ्लेशन की दर में से हम जो फूड्स आइटम के दर हैं और फ्यूल के जो रेट है, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हम इसे कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है तथा कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन्हें मॉनिटर और पब्लिश करती हैं? हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, ये काउंट 2 प्रकार के मेथड से किया जाता है। एक जिसे हम WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं और दूसरा जिसे हम CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। 2013-14 से पहले केवल WPI के माध्यम से ही इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता था, लेकिन रघुराम राजन के सिफारिश के बाद CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का भी प्रचलन भारत में प्रारंभ होता है। अब आइए कि जो WPA है वो क्या है, उसको हम थोड़ा सरलता से समझते हैं। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स की जब हम कभी भी बात करते हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग और जो थोक बाजार है वहाँ के मूल्यों को वह प्रदर्शित करता है। इस इन्फ्लेशन को WPI को जो जारी करते हैं प्रतिवर्ष वो कहते हैं ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अधीन काम करता है और इसमें कुल 697 गुड्स, सिर्फ वस्तुओं का एक औसत निकाला जाता है और जिसमें ये देखा जाता है कि यह पिछले वर्ष की तुलना में, औसत की तुलना में इस बार कितना आगे बढ़ा। जब हम WPI की बात करते हैं यानी गुड्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग कई तरह के गुड्स यानी कई तरह के वस्तुओं का कैलकुलेशन करते होंगे जिसका हम दैनिक रूप से उपभोग करते हैं।
तो इन वस्तुओं को मूलतः 3 कैटेगरी में बांट करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड आर्टिकल्स। देखिए, कोई भी व्यक्ति का जीवन जो है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है खाद्यान्न, खाना। तो फूड, जो जितने भी फूड आर्टिकल्स है उसका योगदान इसमें होता है 22% के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे कि आप कहीं आते हैं या जाते हैं तो फ्यूल एंड एनर्जी का इसमें जो योगदान होता है वो 13% का होता है, और मैन्युफैक्चरिंग का योगदान जो है वो 64% होता है। WPI का जो बेस रेट होता है, यानी जिस बेस रेट के आधार पर हम उसकी तुलना करते हैं, वो 2011-12 के आधार पर निकाला जाता है। वर्तमान समय में जब अभी आरबीआई ने जब अभी इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो, उसकी जो इन्फ्लेशन की दर है वो 12.94% से वो इंक्रीज किया। दूसरा जो हमारा कैलकुलेशन का मेथड होता है, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में भी कहते हैं। ये भारत में प्रारंभ हुआ 2013-14 से, और इसका जो बेस रेट माना जाता है वो 2012 होता है। सीपीआई की जो डाटा है वो डाटा को एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जारी किया जाता है, और यह ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के अधीन काम करती है। सीपीआई एक बृहत आधार पर महंगाई दर को कैलकुलेट करती है, और इसमें वस्तुओं के साथ साथ सर्विस को भी काउंट किया जाता है। जब हम सीपीआई की बात करते हैं तो टोटल इसमें जो वस्तुओं को लिया जाता है और जो सर्विस को लिया जाता है वो लगभग 450 लगभग 900 के आसपास ये चीज़ें होती हैं। यह एक विस्तृत रूप से ये सर्वे करता है कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में दोनों में महंगाई की दर किस प्रकार से कैसे बढ़ रही है। तो इसमें एक रूरल इंडेक्स होता है और दूसरा अर्बन इंडेक्स होता है। इसके साथ साथ इन रूरल और अर्बन दोनों को मिलाकर के कंबाइंड इंडेक्स, मतलब पूरे भारत में किस प्रकार से दर जो है वो आगे बढ़ रही है। जब हम सीपीआई की बात करते हैं तो सीपीआई में मूल रूप से 6 फैक्टर इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए उपयोग में किया जाता है, और ये 6 फैक्टर में जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स है वो है फिर वही आपकी जो खान पान है, यानी फूड्स एंड बेवरेज, जिसका कि लगभग योगदान 45% होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना जो खर्च करते हैं वो खान और पान में ही करते हैं। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जिसको हम लोग मिसलेनियस या सर्विस फैक्टर के रूप में कहते हैं, उसका योगदान 28% होता है। फिर फ्यूल और एनर्जी का 7% के आसपास। इसी तरह से पैन, हाउस रेंट इत्यादि को मिला करके ये चीज़ें 6 फैक्टर के आधार पर इसको कैलकुलेशन किया जाता है। वर्तमान में जो अभी 14 जून 2021 को जो डेटा आया है उसके हिसाब से जो हमारा सीपीआई है ये लगभग 6.3% से इन्फ्लेशन ग्रोथ किया है। इन्फ्लेशन से ही एक मिलता जुलता शब्द है स्टैगफ्लेशन। तो हम ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी इस बात से अवगत कराना चाहेंगे आपके माध्यम से कि स्टैगफ्लेशन क्या है, और कोई भी अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन के दौर से गुजर रही है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, स्टैगफ्लेशन को समझने से पहले एक थोड़ा सी बातों को और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहता हूँ। वो ये है कि इन्फ्लेशन के बारे में एक बहुत बड़े आर्थिक इकोनॉमी के विद्वान थे फिलिप्स। उन्होंने एक फिलिप्स कर्व दिया, और उस कर्व के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जब भी किसी देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऐसे स्थिति में जीडीपी में ग्रोथ होगी, और जब जीडीपी में ग्रोथ होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी में कमी आएगी। तो ये सिद्धांत बहुत लंबे समय तक विश्व में लागू हो रहा था, लेकिन 1970 के आसपास जब ओपेक देशों ने तेल
में तेल की जो सप्लाई है उसमें कमी लाने का प्रयास किया, तब यहाँ पर एक विपरीत परिस्थितियाँ उभर करके सामने आई। और वह विपरीत परिस्थितियाँ ये थी पूरे विश्व में कि इन्फ्लेशन तो हाई था, इन्फ्लेशन हाई था, लेकिन जीडीपी डाउन था। और जब जीडीपी डाउन था तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्याएं भी उभर करके सामने आ रही थी। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत जीडीपी ग्रोथ रेट वो डाउन करता है, डिक्रीज करता है या नेगेटिव में चला जाता है, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हाई होता है और इसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ता है। और ये फिलिप्स के जो सिद्धांत है उससे अलग हट जाता है। कई बार भारत के संदर्भ में इसको लेकर के चर्चा हुआ है कि क्या भारत में स्टैगफ्लेशन की अवस्था है। तो ये माना जाता है, कई इकोनॉमिक्स के विद्वान यह मानते हैं कि वर्तमान समय में भारत में स्टैगफ्लेशन की अवस्था है, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ रेट है यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट है वो नकारात्मकता की तरफ है। इसके साथ साथ हमारा जो इन्फ्लेशन है वो अभी हमने आपसे कहा कि काफ़ी हाई हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे के अनुसार बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि लगभग 23 करोड़ लोग जो है वो अपने जॉब को जो है खोए हैं। तो यह माना जा सकता है कि अभी देश में स्टैगफ्लेशन की स्थिति है। फक साहब से अगला सवाल ये है कि ये रिसेशन, डिप्रेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये इकोनॉमी की कौन सी अवस्थाएं हैं, इसके बारे में कैसे पहचानेंगे हम कि ये अर्थव्यवस्था रिसेशन के दौर से गुजर रही है, डिप्रेशन के दौर से गुजर रही है या इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौर से गुजर रही है। बहुत अच्छे टर्म्स आपने बताए कि ये टर्म्स क्या है, रिसेशन क्या है, डिप्रेशन क्या है एंड स्लोडाउन क्या है। इसको बहुत सरलता से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रिसेशन का जो शब्द है ये इकोनॉमी में उभर के आया 1930 के आसपास, जब आप जानते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में मुद्रास्फीति थी। इसको अगर आप ऐसे समझें कि जब कोई जीडीपी ग्रोथ अपने पीक पर पहुंचने के बाद वहां से डाउन करके थ्रो करके नीचे आती है, नेगेटिव में आती है, तो ऐसे स्थिति में हम उसको रिसेशन के रूप में कहते हैं। वैश्विक रूप से यह नियम बनाया गया कि रिसेशन का मतलब यह है कि यदि किसी भी देश में उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में 2 क्वार्टर या उससे अधिक रहती है तो हम उसे रिसेशन कहते हैं। यानी 6 महीने या उससे अधिक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रहने पर उसे हम रिसेशन कहते हैं। ग्रेट रिसेशन एक शब्द इसमें आया 2007 में, जब यूएस, यूके, यूरोप के कई देशों में लगभग 18 महीने तक जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव में रही, तो इसे हम ग्रेट रिसेशन के रूप में भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न आपने कहा कि डिप्रेशन क्या है, तो ये भी लगभग रिसेशन के तरह का ही एक वर्ड है और ये थोड़ा व्यापक है, थोड़ा विस्तार है। रिसेशन में नेगेटिव दर होती है 2 क्वार्टर तक, लेकिन डिप्रेशन में क्या होता है कि यदि किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार 10% से नेगेटिव होते हुए 3 वर्षों तक ऐसा चलता रहे तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट -10% के साथ या उससे अधिक के साथ 3 वर्ष या उससे अधिक रहे। ग्रेट डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है कि 1930 से लेकर के 1939 तक पूरे विश्व में एक ग्रेट डिप्रेशन रहा और इसमें जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -20 से 25% तक रही। तो इसे हम डिप्रेशन कहते हैं। तीसरी बात आपने पूछा कि स्लो डाउन क्या होता है। तो स्लो डाउन का बहुत सिंपल सा बात है, अगर कोई
किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 2 या 2 से अधिक क्वार्टर तक पॉजिटिव में रहे लेकिन उसमें कमी होता जाए, तो हम इसे स्लो डाउन कहते हैं। जैसे अगर हम इसको कह सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी हमारा जीडीपी ग्रोथ है 5%, ठीक है, अगले वर्ष हमारा जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3% है, तो ऐसे स्थिति में हम कम हो रहे हैं लेकिन नेगेटिव नहीं जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन। तो स्लो डाउन क्या होता है कि पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ जब कोई इकोनॉमी डिक्रीज करती है, दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन। अभी हाल ही में कई अर्थशास्त्रियों, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्रियों अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन इत्यादि ने वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में मुद्रा को छापने की सलाह दी है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये कदम हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कारगर होगा? अभी बहुत सारे अर्थशास्त्री जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, भारत के हैं, उन्होंने, अमर्त्य सेन हैं, अभिजीत जी हैं, उन्होंने भारत के बारे में ये कहा कि मुद्रा का प्रिंटिंग, मुद्रा को, करेंसी प्रिंटिंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हमारे यहाँ चल रहा है उसको हम किसी भी प्रकार से टैकल कर सकें। देखिए, किसी भी देश में जब मुद्रा की प्रिंटिंग की जाती है तो ऑब्वियसली है कि उसके जो मुद्रा का वैल्यू है वो श्रिंक करता है, वो कमज़ोर होता है। देश के अंदर तो नहीं लेकिन विदेशों में भी हो जाता है, देश के अंदर भी और विदेशों में भी होता है। तो सरकार इस पर बिल्कुल अंतिम रूप से, जब कोई इसके उपाय नहीं होते हैं, तब सरकार इस प्रकार से करती है और इससे इन्फ्लेशन की दर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इन्फ्लेशन की दर इस तेजी से बढ़ती है कि इससे हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात करने लगते हैं, यानी कि 100%, 200%, 500%, 1000% इस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। और ये हो चुका है पूरे विश्व में। जब जर्मनी ने 1923 में बहुत सारी करेंसियों को छापना प्रारंभ किया तो वैश्विक स्तर पर एक इन्फ्लेशन उभर करके सामने आया और उस समय जर्मनी में जो इन्फ्लेशन की रेट थी वो 10,000% से ज़्यादा था। अभी हाल में हमने देखा है कि जिम्बाब्वे में जो इन्फ्लेशन की रेट है वो 1,00,00,000% से ज़्यादा है। यहाँ पर यह होता है कि मुद्रा तो बहुत है और उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसीलिए सरकार मुद्रा की प्रिंटिंग करने से ज़्यादातर बचती है। वैसे आप जानते होंगे कि भारत में जो मुद्रा की प्रिंटिंग है वो मुद्रा की प्रिंटिंग 4 जगह पे की जाती है। इसमें से 2 मुद्रा की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भारत सरकार के स्वामित्व में आता है, नासिक और देवास। और इसके साथ साथ 2 और जो प्रिंटिंग प्रेस है जो मैसूर और सालबनी में है, ये आरबीआई के स्वामित्व में आता है, जहाँ से हम 10, 50, 100, 200, 2000, 500 इन सब के मुद्रा की प्रिंटिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम बॉन्ड पेपर या जो और भी जिस प्रकार के जो पेपर्स वगैरह होते हैं उनकी भी प्रिंटिंग करते हैं। एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी में सिक्के का प्रचलन है। 10 का सिक्का, 20 का भी सिक्का आ गया है। तो सिक्के का जो प्रिंटिंग होता है या सिक्का जो जहाँ बनता है उसे हम टकसाल कहते हैं, और भारत में 6 जगह पे सिक्के का जो है वो बनता है, और वो 6 जगह है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। वर्तमान में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार 604 अरब डॉलर का है, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो क्या हम इस विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कर सकते हैं? विदेशी मुद्रा का जो भंडार हमारे यहाँ 604 बिलियन डॉलर हुआ, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर ये है, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अभी आप जानते हैं कि कोविड के कारण हमारा जो इंपोर्ट है, जो हमारा जो आयात है वो बहुत घटा है। तो जब भी हम आयात करते हैं, कहीं से कोई सामान मंगाते हैं, विदेशों से सामान मंगाते हैं, तो उसके बदले में हम उसे पैसे देते हैं, डॉलर देते हैं। चूँकि आयात घटा है तो ऑब्वियसली है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व रेशियो जो है, जो फॉरेन करेंसी है वो ज़्यादा बढ़ा है।
फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ मूल रूप से डॉलर के रूप में होता है, एसडीआर के रूप में होता है और एक दो चीज़ों के रूप में होता है, जिससे हम आयात और ट्रेड बैलेंस को संपन्न करते हैं। अब रही बात कि क्या हम उस पैसे का उपयोग अगर हम करें तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि अगर हम उस पैसे का उपयोग करेंगे तो हमें एक तो कन्वर्टिबिलिटी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमें डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना है। दूसरी बात, अगर हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फ्लो करवाएंगे तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि जो मुद्रास्फीति है वो और बढ़ जाएगा और इससे जो है इन्फ्लेशन की दर जो अभी 6.3% CPI और WPI में लगभग 13% के आसपास है, उसमें और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए हम उसका उपयोग नहीं करते। एक डायलेमा जो हमेशा हर सरकार के लिए होती है, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ का डिबेट। तो अगर ये दोनों अवस्थाएं हमारे अर्थव्यवस्था में हो तो सरकार को पहले किस पर ध्यान देना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर या ग्रोथ को आगे बढ़ाने पर? देखिए, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन में हमें सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए इकोनॉमिक स्लोडाउन को। जब हम इकोनॉमिक स्लोडाउन को ख़त्म करेंगे या इकोनॉमी के विकास दर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा अर्थव्यवस्था जो अभी जीडीपी ग्रोथ रेट वो नेगेटिव में जा रहा है या बहुत कम हो रहा है, वो जब ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली है कि आर्थिक गतिविधियां संपन्न होंगी और तब फिर आरबीआई और हमारी जो सरकार है, वित्त मंत्रालय जो है, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी अपने प्रयास करेंगे। काल, महामारी और युद्ध की तरह महंगाई ने भी मानव सभ्यता को समय समय पर प्रभावित किया है। कई बार सत्ता परिवर्तन का कारण तो यह बना ही, पर हर बार आम लोगों के लिए बड़ी त्रासदी लेकर आया है। 1793 के एंग्लो फ्रेंच वार के बाद ब्रिटेन में महंगाई दर 36% के दर से बढ़ी। 1816 में ब्रिटेन में गोल्ड स्टैंडर्ड लाकर दशकों तक महंगाई पर काबू रखा गया, पर 1914 में बढ़ते कर्ज ने पुनः महंगाई को अनियंत्रित कर दिया। 1920 में जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन की भयावहता ऐसी थी कि लोग जर्मन करेंसी मार्क का उपयोग उसे जलाकर ठंड से बचने के लिए करने लगे। हिटलर के सत्ता में आने का यह एक महत्वपूर्ण कारण बना। 1929 पुनः महंगाई ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और वैश्विक मंदी के बादल पूरी दुनिया पर छाए रहे। खराब आर्थिक प्रबंधन और प्रतिबंधों के कारण 2008 में जिम्बाब्वे ने अब तक का दुनिया का सबसे भयावह हाइपर इन्फ्लेशन देखा। मुद्रास्फीति एक महीने में 79 बिलियन प्रतिशत के दर से बढ़ी। मुद्रा की कीमत इतनी कम हो गई कि सरकार को 100 ट्रिलियन डिनोमिनेशन तक के नोट छापने पड़े। खराब आर्थिक प्रबंधन और कच्चे तेल की गिरती कीमतों के कारण वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन का ऐसा दौर आया कि करीब 50 लाख लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों की शरण ले चुके हैं और देश अंतहीन दिख रहे राजनीतिक संकट की ओर बढ़ चला है।